हेलो दोस्तों, नमस्कार। देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें बिना देरी के आपको बताने वाले हैं। जहां सबसे पहले बताएंगे रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सैन्य विमान ने की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक दोस्तों, जिसमें 7 बच्चों की मौत की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। पाकिस्तान ने आखिर कैसे ये जुर्रत उठाया है एयर स्ट्राइक करने को लेकर और क्या रहने वाला है जवाबी कार्रवाई दोस्तों, वहीं बताएंगे। भारत कतर संबंधों को मिलने वाली अब नई मजबूती, आखिर कौन है अमीर शेख तमीम, जिसका एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी ने किया स्वागत दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद यूनुस के बीच होने वाली है मुलाकात। जयशंकर जी हुसैन बैठक के बाद किन बातों पर हुई है चर्चाएं, वहीं बताएंगे। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने ओडिशा भेज दिए हैं अपने 2 अफसर, क्या रही वजह है। तो वही 20 फरवरी को होने वाले दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण के खबर के बीच कौन होगा दिल्ली का नया सीएम, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कौन है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जिनके लिए प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम मोदी जी एयरपोर्ट पर पहुंचे। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार शाम को प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की अगवानी करने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन भारत और कतर के रिश्तों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा दिल दिखाया। कतर के अमीर अल थानी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर के अमीर का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, यानी आज, और इसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। कतर के अमीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के न्योते पर अल थानी अपने दूसरे भारत दौरे पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने मार्च 2015 में दिल्ली की यात्रा की थी। भारत और कतर के बीच हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। इस दौरे पर भी कुछ अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शासक है। उनके पास करीब 335 अरब डॉलर की संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, 3 जून 1980 को कतर के दोहा में जन्मे तमीम बिन अल थानी अपने पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के बाद 25 जून 2013 को कतर के अमीर बने थे। ब्रिटेन में पढ़ाई कर चुके तमीम बिन हमद ने कतर की सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जी हाँ, 44 साल के तमीम न सिर्फ कतर के सबसे बड़े युवा अमीर है, बल्कि दुनिया भर में उनकी गिनती सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में होती है। उन्होंने 3 शादियां की है और अलग अलग पत्नियों से उनकी 13 संतान है। जी हाँ, कौन है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, आपको पता चल ही गया। जानकारी हमने आपको दे ही दी। अब ऐसे में उनके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है दोस्तों, तो आप इससे समझ ही सकते हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कतर के ये शेख भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों अतिथि देवो भव के तर्ज पर कमेंट में मोस्ट वेलकम टू इंडिया शेख कहना मत भूलिएगा। वहीं बता दें रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरिया में घुसा पाकिस्तानी सैन्य विमान कर दी एयर स्ट्राइक, 7 बच्चों की मौत की बड़ी खबर दोस्तों। पाकिस्तान ने रविवार देर रात अफगानिस्तान के 4 प्रांतों पर एक साथ एयर स्ट्राइक कर दिया। ये एयर स्ट्राइक आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के ठिकानों पर किया गया। तहरीक तालिबान लंबे वक्त से पाकिस्तान के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। तहरीक तालिबान की वजह से पाकिस्तान के हजारों आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2007 में गठित तहरीक तालिबान उर्फ टीटीपी का मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है। जी हाँ, काबुल फ्रंट लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टीटीपी के कई ठिकानों पर भारी बमबारी की है। इस बमबारी में पाकिस्तानी तालिबान के 12 से 15 लड़ाकों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि ये जानकारी अभी सिर्फ शुरुआती आकलन पर है, इसमें संशोधन होना बाकी है दोस्तों। बहरहाल एक ही परिवार के 8 बच्चों की मौत की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पता नहीं इस हमले में वो टीटीपी आतंकवादी मरे या नहीं मरे, लेकिन एक पूरा परिवार जरूर मर गया, जो बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर, क्या प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की होगी जल्द मुलाकात। जयशंकर जी और हुसैन बैठक के बाद लग रही है बड़ी अटकलें दोस्तों। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने रविवार को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बैठक की। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बातचीत में प्रोफेसर यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात पर चर्चा हुई। रविवार को ओमान के मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन यानी IOC के दौरान दोनों मंत्रियों की यह बैठक हुई। बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोदोम ओलो ने सोमवार को राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि मस्कट में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार और भारतीय विदेश मंत्री के बीच बैठक आधे घंटे से भी कम समय तक चली। चर्चा के दौरान अप्रैल में बैंकॉक में आयोजित होने
होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक आयोजित करने का भी विषय उठा है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों को पहचाना और उनका समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की है। ऐसे में इस चर्चा के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो सकती है। बहरहाल ये सिर्फ अटकलें हैं। वहीं बता दें, यहाँ तक कि सार्क को पुनः जीवित करने के लिए बांग्लादेश ने भारत से समर्थन मांगा है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने मस्कट में जयशंकर जी के साथ बातचीत में सार्क को यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए भारत का समर्थन मांगा। दूसरी और अंतरिम सरकार पर शेख हसीना का खुद से वार कहा। यूनुस ने बांग्लादेश को टेररिस्ट देश बना दिया, टेररिस्ट स्टेट बना दिया, इसका तो बदला लेकर ही रहूंगी। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में उन पुलिस कर्मियों की विधवाओं के साथ एक वर्चुअल संवाद किया जिनके पति प्रदर्शनकारियों के हमलों में मारे गए थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों की निंदा की और कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने देश को एक टेररिस्ट स्टेट में तब्दील कर दिया है। शेख हसीना ने कहा, यह सरकार को गिराने के लिए उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत धान मंडी में बंगबंधु मेमोरियल को ध्वस्त किया गया। उन्होंने वादा किया कि प्रत्येक पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी और हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्र आंदोलन के दौरान सिराजगंज में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया था। वहां दर्जन भर से अधिक पुलिस अधिकारी मारे गए और कुछ के शवों को जला दिया गया था। इस पर शेख हसीना ने कहा कि मैं लौटूंगी और हमारे पुलिस कर्मियों के मौतों का बदला अवश्य लूंगी। वहीं बता दें, ओडिशा के KIIT कॉलेज में नेपाल की लड़की की मौत से मच गया हड़कंप। एक्शन में दिखाई दिए पीएम ओली, जिसके बाद दिल्ली दूतावास से 2 अधिकारियों को ओडिशा भेजा गया है। दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में एक नेपाली छात्र की खुदकुशी के बाद बवाल मच गया है। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन कर रहे नेपाली छात्रों को जबरन हॉस्टल से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। इस मामले के संज्ञान में आते ही नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने दूतावास के 2 अधिकारी ओडिशा भेज दिए हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद छात्रों को कुछ राहत मिली है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने फेसबुक पर लिखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि ओडिशा में KIIT यूनिवर्सिटी के छात्रावास में एक नेपाली छात्र की मृत्यु हो गई। नेपाली छात्रों को जबरन बाहर निकाल दिया गया। सरकार इस पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही है। हम संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। उनके हस्तक्षेप के बाद KIIT ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो उधर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन युद्ध वार्ता से यूरोप को कर दिया बाहर। EU नेताओं ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। तो उधर जेलेंस्की ने भी दिखाए नखरे। बता दें, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रशिया के साथ होने वाली वार्ता में यूरोपीय देशों को बाहर किए जाने के बाद यूरोपीय नेताओं ने सोमवार को पेरिस में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक यूरोपीय देशों की स्थिति को समन्वित करने और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कार्यालय ने रविवार को बताया है कि यह बैठक यूक्रेन की स्थिति और यूरोप की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसमें शांति और सुरक्षा में रुचि रखने वाले सभी साझेदारों को एकजुट किया जाएगा। ये वार्ता तब हो रही है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सऊदी अरब में रशिया के अधिकारियों से मिलेंगे, लेकिन इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया है। जिसके बाद दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की काफी ज्यादा भड़कते नजर आए हैं और जेलेंस्की ने कह दिया कि जब वार्ता में यूक्रेन शामिल नहीं होगा तो वो इसके परिणामों को भी स्वीकार नहीं करेगा। संयुक्त अरब अमीरात से एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सरकार को सऊदी अरब में मंगलवार को होने वाली इस वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ता में यूक्रेन के अधिकारियों के अनुपस्थित होने के कारण इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दोस्तों, ये वार्ता रशिया और अमेरिकी अफसरों के बीच सालों में पहली हाई लेवल आमने सामने की चर्चा होने वाली है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कह दिया है कि रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधि मंगलवार को सऊदी अरब में बैठ के करेंगे, जिसके बाद से जेलेंस्की भड़कते नजर आए हैं कि इस बैठक में जब यूक्रेन को लेकर ही बात होने वाली है तो फिर यूक्रेन को शामिल क्यों नहीं किया गया, हमारे मंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया गया। जिस बात पर नाराज दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। उन्होंने कह दिया कि इस मीटिंग के बाद जो भी रिजल्ट निकल कर सामने आएगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी परिणाम निकल कर आए। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या यूक्रेन को शामिल करना चाहिए था अमेरिका को, और क्या वजह रही होगी कि यूक्रेन को शामिल नहीं किया जा रहा है जबकि बातें यूक्रेन को लेकर ही होने वाली है। वहीं बता दें, तालिबान ने भारत से कर दी बहुत बड़ी डिमांड, लिस्ट भी सौंप दी। क्या इस्लामिक अमीरात की मांग मानेगी मोदी सरकार। दोस्तों, अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने भारत से बहुत बड़ी डिमांड की है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि भारत को काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने चाहिए। इसके अलावा तालिबान ने भारत को प्रस्तावित अफगान राजनयिकों की एक सूची भी सौंप दिया। इस सूची में सबसे ऊपर नजीब शाहीन का नाम है। वो तालिबान के कतर स्थित प्रवक्ता और समूह के कूटनीतिक संपर्क में प्रमुख सुहेल शाहीन के बेटे हैं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले और लेखक सुहेल शाहीन 1990 के दशक में काबुल टाइम्स के संपादक भी थे। हालांकि
तालिबान की डिमांड पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले साल नवंबर में तालिबान ने भारत में रहने वाले अफगान नागरिक इकरामुद्दीन कामिल को मुंबई में अपना कार्यवाहक वाणिज्य दूत नियुक्त किया था। ये भारत में तालिबान प्रशासन की अपनी तरह की पहली नियुक्ति थी। कामिल ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने से पहले इस्लामाबाद में इस्लामिक विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया था, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ बोले तो सार्क द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान से दोस्ती में भारत क्यों हिचकिचा रहा है। तो बता दें, एक सूत्र ने बताया कि एक संभावित वैकल्पिक ऑप्शन ये हो सकता है कि भारत तालिबान के अनुरोध पर विचार करने से पहले काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की पेशकश करे। 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास ने भारत और तालिबान दोनों के दबाव का हवाला देते हुए अस्थायी तौर पर बंद होने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, वहीं आपको अगली खबर बता दें, जहां पर चीन का पाकिस्तान पर कब्जे का खतरनाक प्लान, ड्रैगन की खुफिया एजेंसी MSS ने शुरू किया काम, डबल क्रॉस के चक्कर में फंस गए जनरल मुनीर। जी हां, पाकिस्तान जिस चीन को अपना सदाबहार और फौलादी दोस्त बताता है, लेकिन ड्रैगन उसके साथ ही ऐसी चाल चल रहा है जिससे पाकिस्तान के भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। चीन खुफिया अड्डे के रूप में पाकिस्तान में पैर जमा रहा है। इसमें पाकिस्तानी जनरल और उसके कठपुतली राजनेता बीजिंग की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक पूर्व सेना अधिकारी आदिल राजा ने यह दावा किया है। आदिल राजा के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। राजा का कहना है कि चीन की पाकिस्तान के अंदर अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए कराची में एक बेस स्थापित करने की योजना है। जिनपिंग के दौरे पर इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। इसके लिए कराची की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक विशेष चीनी सुविधा का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, वहीं बता दें, इसमें चीन का क्या प्लान है। दरअसल पाकिस्तान में अपने संचालन की सुरक्षा के लिए चीनी खुफिया एजेंसी MSS की योजना पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को एक निजी सुरक्षा बल के रूप में भर्ती करने की उम्मीद है। चीन का मुख्य उद्देश्य ग्वादर बंदरगाह को नियंत्रित करने और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अपना निवेश सुरक्षित करना है। इस योजना में ग्वादर हवाई अड्डे को एक क्षेत्रीय हवाई केंद्र में अपग्रेड करना और वाणिज्यिक शिपिंग ईंधन भरने के लिए दुबई पोर्ट के विकल्प के रूप में ग्वादर को स्थापित करना शामिल है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, क्या ताइवान की स्वतंत्रता को अमेरिका ने दिया समर्थन, ट्रंप ने बदली विदेश नीति, चीन को दे दिया बड़ा झटका। दोस्तों, अमेरिका के विदेश विभाग ने उन शब्दों को हटा दिया है जिसमें यह कहा गया है कि वॉशिंगटन ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। एक स्वशासित द्वीप ताइवान के बारे में विदेश विभाग की वेबसाइट की नवीनतम फैक्ट शीट में हम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं वाक्यांश शामिल नहीं है, जिसे पहले पेज पर प्रदर्शित किया गया था। इस फैक्ट शीट को गुरुवार को अपडेट किया गया था। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ताइवान के समावेश के बारे में एक अंश को भी संशोधित किया गया है, जिसमें जहां राज्य का दर्जा एक आवश्यकता नहीं है के संदर्भों को हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन के साथ ताइवान के विवाद को दबाव मुक्त जलडमरू मध्य के दोनों ओर के लोगों को स्वीकार्य तरीके से हल किया जाना चाहिए। ताइवान की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के साथ पेंटागन के सहयोग का वर्णन करने वाला एक वाक्य भी जोड़ा गया है। तो वहीं आपको बता दें, LOC पर हाई अलर्ट, पाकिस्तान की नापाक साजिशों का भारतीय सेना दे रही है करारा जवाब। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जम्मू से लेकर पुंछ तक 320 किलोमीटर लंबी LOC पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने हाल ही में सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिससे वह पूरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार अलग अलग मोड्स ऑपरेंडी के जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। सीमा उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिशें हो रही है। पाकिस्तानी सेना लगातार सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में LOC के पुंछ और राजौरी सेक्टर में कई बार सीमा पार से फायरिंग कर आतंकियों को भारत में प्रवेश दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG, बॉर्डर बटालियन और CRPF की तैनाती को और मजबूत कर दिया गया है। सीमा के आसपास सघन गश्त और निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। दोस्तों, वहीं बता दें, सीरिया में अमेरिका ने कर दी बड़ी एयर स्ट्राइक, मार गिराया अलकायदा से जुड़े आतंकी समूह का सीनियर कमांडर। दोस्तों, सीरिया में की गई एक एयर स्ट्राइक में अमेरिकी सेना ने अलकायदा से जुड़े आतंकी समूह के एक सीनियर कमांडर को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार यानी 16 फरवरी अपने बयान में बताया कि शनिवार को उत्तर पश्चिमी सीरिया में एक सटीक हवाई हमले में अलकायदा से संबंधित आतंकवादी संगठन हुर अल दीन के वरिष्ठ अधिकारी को मार गिराया गया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये ऑपरेटिव आतंकी समूह में एक वरिष्ठ वित्त और रसद अधिकारी था। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू की धमकी पर ईरान का बड़ा पलटवार। अब क्या करेंगे इजरायली पीएम, क्या मोड़ ले लेगी ये जंग। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ यरूशलेम में बैठकें की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर तवील
बातचीत हुई थी, लेकिन मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा ईरान था। बैठक के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि तेहरान के खिलाफ अंतिम वार होगा। अब ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणी पर पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने पीएम नेतन्याहू के बयान की निंदा करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इजरायल ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। दरअसल रविवार को नेतन्याहू ने यरूशलेम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका के समर्थन से इजरायल ईरान के खिलाफ अंतिम वॉर करेगा। उन्होंने इस दौरान यह भी दावा किया था कि पिछले 16 महीनों में इजरायल ने ईरान के आतंकवादी गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों वहीं बता दें, दक्षिण कोरिया ने भी चीन के एआई एप्लीकेशन डीप सीक पर लगा दी रोक, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर। जी हां, चीन के कृत्रिम मेधा यानी एआई स्टार्टअप डीप सीक के चैट बॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर दक्षिण कोरिया में अस्थायी तौर पर यानी टेम्परेरी तरीके से रोक लगा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। चीन के कृत्रिम मेधा स्टार्टअप डीप सीक को लेकर चिंताएं हैं कि यह बेहद संवेदनशील जानकारी एकत्रित कर रहा है। दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग ने कहा है कि डीप सीक के एप्लीकेशन को शनिवार शाम को एप्पल के एप्लीकेशन स्टोर और गूगल एप्लीकेशन के स्थानीय संस्करणों से हटा दिया गया है। आयोग ने कहा कि कंपनी ने एप्लीकेशन को पुनः लॉन्च करने से पहले गोपनीयता सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एजेंसी के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों वहीं बता दें, सैम पित्रोदा के चीन वाले बयान से मचा बवाल, तो कांग्रेस ने कहा यह पार्टी का आधिकारिक विचार है ही नहीं। जी हां, कांग्रेसी पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने चीन पर दिए बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पित्रोदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में चीन को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे पार्टी को अलग करना पड़ गया। उनके बयान से कांग्रेस ने खुद को किनारे कर लिया और इसे पार्टी का आधिकारिक विचार नहीं बताया। इस मामले को लेकर पार्टी के अन्य नेता खासकर जयराम रमेश ने स्पष्ट कर दिया है कि सैम पित्रोदा का बयान व्यक्तिगत था और पार्टी इससे सहमत नहीं है। दरअसल दोस्तों, सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत जितना बड़ा दुश्मन चाइना को मानता है, चीन भारत के लिए उतना बड़ा दुश्मन नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार की लेंगे जगह है। जी हां, ज्ञानेश कुमार को सोमवार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी नियुक्त किया गया है। इस फैसले के साथ डॉक्टर विवेक जोशी को अब चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने सोमवार रात अधिसूचना जारी करके ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति की घोषणा कर दी। वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार पिछले साल मार्च से चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें पदोन्नत किया गया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। वो पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे और उन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। उन पर इस वर्ष बिहार का विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी। ज्ञानेश कुमार कल यानी कि 19 फरवरी को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी यानी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। जी हां, तो वहीं आपको बता दें 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होने वाला है। दिल्ली सीएम को लेकर, सीएम के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराकर 70 में से 48 सीटें जीती और सत्ता में वापसी की है। हालांकि पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है, जिससे सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 50 से अधिक वीआईपी मेहमान शामिल होंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। इसके बाद 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के नेता, आध्यात्मिक गुरु, उद्योगपति और फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। जी हां, खबरों की माने तो समारोह से पहले संगीत और गीतों से युक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। भाजपा नेताओं और दिल्ली पुलिस द्वारा बुधवार को अंतिम तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, इस लास्ट मोमेंट पर आप भी कमेंट में आपके हिसाब से कौन हो सकता है दिल्ली का नया सीएम भाजपा की ओर से, एक कयास जरूर दीजिएगा। दोस्तों वहीं बता दें, तेजस्वी यादव ने लालू यादव को भारत रत्न देने की उठा दी मांग, जिस पर जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा है कि उनके पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के दबे
दबे कुचले लोगों को आवाज दी। सहरसा जिले के सोनवर्षा में समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था तब भाजपा और उसके समर्थकों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब वही पार्टी उन्हें भारत रत्न दे रही है। ये समाजवाद की ताकत है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आज कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए लालू जी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले वर्गों को आवाज दी थी, जिन्हें कभी कुएं से पानी तक लेने की इजाजत नहीं थी और जो चारपाई पर बैठ भी नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनके पिता का कर्पूरी ठाकुर से गहरा संबंध था। उन्होंने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ था तब उनका सिर लालू जी की गोद में था। लालू जी ने खुद अपनी जीप से उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। इस बीच जेडीयू ने तेजस्वी यादव की मांग पर तंज कस दिया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर जेल जाने और भ्रष्टाचार करने के लिए कोई पुरस्कार होता हो तो लालू जी को जरूर मिलना चाहिए। बता दें कि लालू प्रसाद कई चारा घोटाले मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। साथ ही उनके खिलाफ रेलवे में लैंड फॉर जॉब और लैंड फॉर होटल घोटाले के भी आरोप है। दोस्तों, ऐसे में तेजस्वी यादव के इस बयान पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है? वो अपने पिता को भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं, इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों वहीं बता दें अगली खबर, जहां आम आदमी पार्टी नेता पर बड़ा आरोप, मनीष सिसोदिया चोरी करके ले गए एसी, टीवी और कुर्सियां। जी हां, पड़बड़गंज सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नेता रवि नेगी ने आम आदमी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया है। रवि नेगी ने सिसोदिया पर एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे आदि चोरी करने का आरोप लगाया है। नेगी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वहीं बंगाल विधानसभा से 30 दिनों के लिए सस्पेंड हुए शुवेंदु अधिकारी, कहा गर्व है कि हिंदुओं के हक में आवाज उठा रहे थे और इस कारण उन्हें 30 दिनों के लिए बाहर किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत 4 बीजेपी विधायकों को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल बीजेपी सदस्य एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे और नारेबाजी करते हुए सदन में घुस गए थे। निलंबित होने वाले विधायकों में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, बंकिम घोष, अग्निमित्र पाल और विश्वनाथ कारक शामिल है। दोस्तों वहीं बता दें ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो वही मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।